जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर बिना रूल के, कहीं भी एक भी रूल की आवश्यकता नहीं है। और आपको पूरे इंग्लिश के ग्रामर बिना रूल को पढ़ाया जाएगा। कहीं भी एक भी रूल की आवश्यकता नहीं है, न रूल आपको पढ़ाया जाएगा। और बिना रूल के ही पूरे इंग्लिश ग्रामर को हम अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। और आप लोग के बीच अभी फ़िलहाल में टेंस लेकर आए हैं, और टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। और टेंस होता क्या है, कहते किसे हैं, कितने इसके भाग होते हैं, और उस भाग के अंदर अलग अलग प्रकार जो है उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले टेंस। टेंस को हम लोग टाइम कहा जाता है, हमेशा याद रहे। टेंस मतलब काल, और इसी काल को हम लोग कहा जाता है समय। जो भी काल होते हैं उसी को हम लोग कहा जाता है समय। तो उस समय को बारे में हम लोग को जानना है, कैसे कैसे हम लोग को उस समय को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस टेंस के अंदर। और टेंस की जो परिभाषा बनती है, टेंस वर्ब की डिफरेंट फार्म की कलेक्शन है। यानी टेंस जो भी है वो अलग अलग फार्मों की क्या है, कलेक्शन है। अलग अलग फार्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी ये सभी के सभी उसका क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो पार्टिकुलर टाइम पर वर्ब की एक्शन या हैपनिंग को बताता है। यानी अलग अलग समय में वर्ब की एक्शन यानी क्रिया कैसे होती है, यानी अलग अलग एक्शन कैसे होती है। हर वर्ब की अलग अलग एक्शन होती है। फर्स्ट फॉर्म की अलग एक्शन होगी, सेकंड का अलग होगा, थर्ड की अलग होगा, फोर्थ की अलग होगा। यानी उनकी सभी एक्शनों को क्या करती है, बताती है, या उसके हैपनिंग को बताती है। टेंस कहलाती है। से आएगा समझ में। अब जो टेंस होता है वह तीन प्रकार का होता है। टेंस का मतलब समय। समय तीन प्रकार का ही होता है। एक तो समय जो चल रहा है, जो इस समय हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं इस समय, यह हम लोग का प्रेजेंट है। जो चीज़ें बीत गई हैं वो हमारा पास्ट हो जाता है, और जो आने वाले रहता है वह हमारा फ्यूचर होता है। तो जो टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन तरह का हम लोग टेंस पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो टेंस होती है वह चार तरह की होती है। पास्ट में भी चार तरह की होती है, और फ्यूचर में भी चार तरह की होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब प्रेजेंट में जो टेंस बनता है, सिंपल प्रेजेंट एक होता है, सिंपल प्रेजेंट उसी को कहा जाता है इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखें। साधारण वाक्य को ही इंडिफिनिट बोला जाता है, और इंडिफिनिट का जो हिंदी निकल के आता है अनिश्चित काल होता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो प्रेजेंट में हमारा जो टेंस होता है वो होता है चार। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद से आते हैं पास्ट पे। तो पास्ट में सिंपल पास्ट, उसी को कहा जाता है पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसमें भी चार होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी चार हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं, तो सिंपल फ्यूचर, इसी को कहा जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और फिर होता है दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इन चार तरह का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब बारी बारी से सभी को एक एक करके पढ़ा जाएगा, और इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब उसके बारे में हम लोग को विस्तृत पढ़ना है। अब एक प्रेजेंट, पास्ट, इधर लिखे परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये ऐसा क्यों लिखे हैं, तो आपको पहचान याद ना करना पड़े। जैसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है तो इंडिफिनिट होता है। उसी तरह इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आता है तो परफेक्ट होता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें लिखवा दी जाती है, आप लोग रटना पड़ता है।
ये सब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कहीं भी पहचान बनाने की, या पहचान किसी को कैसे पहचाना जाए। उसके नाम में ही सब कुछ छिपा रहता है। उस नाम के माध्यम से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि वह क्या है। उसकी कार्य को देखकर हम लोग पहचान सकते हैं। इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उसकी एक्शन को बताता है कि वह एक्शन बीत गया है, कि चल रहा है, कि आने वाला है। उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक्शन को जानना जरूरी है। तो उसी तरह यह प्रेजेंट हमेशा याद रखिएगा। प्रेजेंट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूअस। इतना याद रखे रहिएगा कि प्रेजेंट प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड को वर्ब परफेक्ट, और फोर्थ को कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब इसके जो हिंदी होते हैं उसको भी थोड़ा याद रखिएगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान को प्रेजेंट कहा जाता है। पास्ट को पूर्व या पहले, यानी जो बीत गया हो, जो चीज़ बीत गई हो उसके लिए पास्ट यूज कर लेते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। जब कोई चीज़ कंप्लीट रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, परफेक्ट लगा लेते हैं। अब एक चीज़ याद रहे, जो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना बताना, यानी जो सूचना बताने का कार्य का हद करता है वो इंडिफिनिट होता है। और जो इसका हिंदी निकल के आता है वो अनिश्चित होता है। यानी जो अनिश्चित हो और वो इन्फॉर्मेशन का काम करे वह कहलाता है इंडिफिनिट। और उसी को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण बात जो कही जाती है, साधारण वाक्य में जो बात कही जाती है वह कहलाता है इंडिफिनिट। तो एक चीज ये याद रहना चाहिए। उसके बाद से कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य जारी हो उसको कह दिया जाता है कंटिन्यूअस। लिखवाने के लिए लोग लिखवा देते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य का अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नियम लिखवा देते हैं कि लव में आईएनजी नहीं लगता है, सी में नहीं लगता है। तो कहाँ कैसे कंटिन्यूअस होता है, कौन सी चीज़ें कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो भी बातें याद रखना जरूरी है। तो कंटिन्यूअस के मतलब होता है जारी, और जारी तब होता है जब कोई चीज़ शुरू हो और कहीं ना कहीं अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रहे। जो कार्य जारी हो और कहीं ना कहीं ख़त्म न हो तो वह कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आता, वो बनता है सिंपल सेंटेंस में। इस बात को हमेशा याद रहे। दूसरी चीज़ है, अगर कोई कार्य जारी हो और कहीं ना कहीं समाप्त हो तो वह कहलाता है कंटिन्यूअस। जारी भी हो और कहीं भी न कभी वह समाप्त होने वाला भी हो। जैसे वह जा रहा है तो जाता ही रहेगा, रुकेगा भी तो कहीं ना कहीं रुकेगा, तो वह कंटिन्यूअस है। वह खा रहा है तो वह खाता ही रहेगा, रुकेगा भी। तो फिलहाल सी बात है कि वह रुकेगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो वो यह सिंपल सेंटेंस होता है, यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं प्राकृतिक रूप से रोका नहीं जा सकता उसको। जैसे मैं तुम बोल रहे हो तो हम सुन रहे हैं, तो ये भी नहीं रुका जा सकता है। तो कुछ लोग लिखवा देते हैं कि हियर में, सी में, जानना में आईएनजी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, इसका कारण यही है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे मैं कह दूँ मैं तुम्हें जान रहा हूँ, और पल भर में कैसे कह सकता हूँ कि कोई कह दे कि मतलब मैं तुम्हें भूल गया, तो भूल थोड़ा ना जाता। वो केवल कहने के लिए लोग कह देते हैं कि मतलब कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन भूलता कोई नहीं है। वो अभी भी उसको जान रहा है, लेकिन बात को छुपाने के लिए भले से कह दे, लेकिन वो बातें कंटिन्यूअस में नहीं आते हैं। वही चीज़ें कंटिन्यूअस में आएंगे जो शुरू हो और कहीं ना कहीं क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तब वो कंटिन्यूअस में होगा, अन्यथा वो कंटिन्यूअस में नहीं होगा। उसके बाद से होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जब कोई कार्य पूरा हो गया हो तो वह कंप्लीट होता है, यानी परफेक्ट होता है। जैसे कह दिया जाए कि मैं कार्य कर चुका हूँ, तो कार्य कर चुका हूँ यानी कार्य क्या है, कंप्लीट है। और जब कार्य कंप्लीट है तो वो क्या है, पूरा है। और जब पूरा है तो वो क्या है, परफेक्ट है। तो इस बात को हमेशा याद रहे। कभी भी मतलब परिभाषा के याद करने की चक्कर में मत पड़ जाइएगा, लेकिन समस्याएं समय को बर्बाद करेंगे और इसी के नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है। और दूसरी चीज़ है यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में
क्या करना है कि कुछ कार्य पूरा भी होगा और कुछ कार्य अधूरा भी होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको कोई कार्य सौंप देते हैं, मान लीजिए इस घर में ईंट रखा गया है और यहाँ से ईंट उठाकर इसमें रखना है। तो मान लीजिए यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए, फिर यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए, फिर यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए, यहाँ से उठाए और फिर यहाँ रख दिए। तो इतना कार्य करने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, मान लेते हैं 2 घंटा लगा हो, तो यह कार्य तो पूरा हो गया और यह कार्य क्या है, अभी भी अधूरा है, यानी अभी पूरा नहीं है। तो इसको, इस कार्य को अपूर्ण कह देते हैं। यानी यह कार्य पूरा है और यह कार्य अधूरा है। और इन दोनों को दिखाने के लिए आता है इसमें समय। बिना समय को इस दोनों को नहीं दिखाया जा सकता है, न पूरा और अधूरा दोनों दिखाया एक साथ नहीं जा सकता है। तो इसमें बिना समय आए हुए नहीं दिखा सकते हैं। और समय तभी आता है जब कार्य को कोई किया जाता है और कुछ न कुछ कार्य किया गया हो, तो उस कार्य को करने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, और जो कार्य बाकी है वो अपूर्ण हो जाएगा, तो वह अधूरा हो जाएगा। लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बारे में हमको जानना है। तो एक होता है एक्सिलरी वर्ब, जो 2 तरह का होता है एक्सिलरी वर्ब। एक प्राइमरी एक्सिलरी होता है, एक मॉडल एक्सिलरी होता है। मॉडल एक्सिलरी में हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड पढ़ा जाता है। और प्राइमरी एक्सिलरी में हम लोग पढ़ते हैं बी, डू और हैव। तो यह प्राइमरी एक्सिलरी है और यह सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है। तो सहायक क्रिया जो होती है वो 3 तो यह होता है, और बाकी 11 और होता है जो मॉडल एक्सिलरी होता है, और यह सहायक क्रिया के काम करते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो मुख्य क्रिया का काम कर जाते हैं। तो सहायक क्रिया के रूप में हम लोग यह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमेशा याद रहे बी फॉर्म। बी के 3 रूप होते हैं प्रेजेंट में, एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आर। और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है, सेकेंड फॉर्म को हमेशा याद रखे रहिएगा कि पास्ट बोला जाता है, और फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोला जाता है। इस बात को हमेशा याद रखे रहिएगा। तो एक चीज याद रहे कि प्रेजेंट में बी फॉर्म के 3 रूप होते हैं, इज, एम, आर। पास्ट में होता है वाज या वर, और जो परफेक्ट में होता है बीन, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म निकल के आती है वो बीन हो जाती है। फिर डू के 2 रूप होता है प्रेजेंट में, या तो डू या तो डज। और पास्ट में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है डिड, और थर्ड में हो जाता है डन। और उसके बाद से हो जाता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म भी प्रेजेंट में 2 रूप में कार्य करती है, एक हैव और एक हैज। और पास्ट में हैड हो जाती है और परफेक्ट में भी क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रहे। अब इसमें निकल के आता है सिंगुलर और प्लूरल। कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, यह हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ यस होगा वह हमारा सिंगुलर हो जाता है, यानी यह सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी जो बच गए हैं तो वह सिंगुलर भी हो सकते हैं या तो प्लूरल भी हो सकते हैं। तो कई जगह सिंगुलर का भी काम करते हैं, प्लूरल का भी काम करते हैं। डीड सिंगुलर के साथ भी लग जाता है, प्लूरल के साथ भी लग जाता है। जहाँ जहाँ यस होगा वो हमारा एक वचन हो जाता है, और जहाँ पे यस नहीं है वो बहुवचन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आर हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, वर हो गया, यह बहुवचन के रूप में कार्य करते हैं। डिड और हैड एक वचन के साथ भी लगेगा और बहुवचन के साथ भी लगता है। तो इस चीज़ को, अब आते हैं इंडिफिनिट सेंटेंस पे। और इंडिफिनिट टेंस आप लोगों को पहले भी जिक्र कर चुके थे, इंडिफिनिट टेंस होता क्या है। और इंडिफिनिट टेंस जो इसका जो हिंदी होता है अनिश्चित काल होता है, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है या जानना है, और बिल्कुल भी एकदम जीरो लेवल से ही पढ़ेंगे हम लोग। और इसका जो हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित काल होता है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ऐसा तब करते हैं जब वो अफर्मेटिव रहे। इस बात को हमेशा याद रखे रहिएगा।
अगर वह सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये भी अफर्मेटिव में ही होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हमेशा याद रहे कि जब भी इंडिफिनिट सेंटेंस होगा तो उसके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। ऐसा तब होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है। तब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन रहे, तब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इस बात को हमेशा याद रहे। और एक चीज़ और जानना जरूरी है, अगर सेंटेंस निगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव रहे तो उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। अगर एक वचन रहेगा तो डज और बहुवचन रहेगा तो डू। पहले भी हम समझा चुके हैं कि जिस क्रिया हेल्पिंग वर्ब में यस आ जाता है वह एक वचन समझ जाइएगा, याद रखे रहिएगा, और जिसमें नहीं आता वह बहुवचन हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें जो हम लोग स्ट्रक्चर जो लिखवा दिया जाता है, स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है और स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे तो कार्य हम लोग करेंगे पीछे से करते हुए चले आएंगे। लेकिन एक चीज़ को हमको हमेशा ध्यान देना है, पहला ध्यान देना है प्लेस। और प्लस टाइम। अगर कहीं भी सेंटेंस में बीच में चाहे प्लेस यानी जगह का नाम आ जाए या किसी समय का नाम आ जाए तो उसको उठाकर सबसे पीछे लिखेंगे और काम करते हुए एकदम पीछे से आएंगे। और देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वह जाता है, तो जाता कौन है? वह। तो कौन से जब क्रिया का पास में जब हम लोग कौन लगाते हैं तो सब्जेक्ट को पता चल जाता है हमारा सब्जेक्ट है कौन। तो वह जाता है, तो जाने वाला कौन है? वह है, तो यह क्रिया हो गया। तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और इसके बाद से पूरी काम हम लोग करेंगे पीछे से। हमेशा याद रहे, जब भी हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे तो कार्य पूरे करेंगे पीछे से। और यहाँ पे जाना है, जाना का अंग्रेजी होता है गो। अब यह एक वचन है, जो वह है क्या है? एक वचन है। और एक वचन रहता है तो क्रिया में या तो यस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। और जिस क्रिया के लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच और डबल एस आ जाता है वहाँ हम लोग लगाते हैं ईएस लगाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रहे। तो क्रिया के लास्ट में यहाँ पे ओ है तो हम लोग क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही गोज। उसी तरह है अगला सेंटेंस जो है तुम आते हो, तो तुम का जो अंग्रेजी होता है एक वचन है कि बहुवचन है, तो वह हमेशा बहुवचन का कार्य करता है। और जब बहुवचन है तो आना का अंग्रेजी जो होता है कम। अब कम में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहता तो या तो यस लगाते या तो ईएस लगाते, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आगे क्या है? मोहन यहाँ नहीं पढ़ता है, तो मोहन का जो अंग्रेजी है वो क्या हो जाएगा? मोहन। अब देखो, जब निगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है या तो डू लगता है या तो डज लगता है। और मोहन क्या है? एक वचन है, तो एक वचन है तो क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या लग जाएगा? डज हो जाएगा। तो मोहन डज। और जब भी निगेटिव आता है तो हमेशा जो नॉट होता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, तुरंत बाद होता है। तो यहाँ नहीं का क्या हो जाएगा? नॉट। और बाकी काम किधर से करते आ जाएंगे? पीछे से करेंगे। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और कहाँ पढ़ना है? यहाँ, तो यहाँ का अंग्रेजी हियर। उसी तरह हम यहाँ करेंगे, अगले सेंटेंस को करेंगे तो कह रहा है क्या हम जंगल से होकर जाते हैं। तो हम एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? तो हमेशा हम जो होता है वह बहुवचन होता है। क्यों बहुवचन होता है? क्योंकि इसमें दो लोग आते हैं हम में। एक
हम का जो अंग्रेजी होता है वी, वी में दो लोग शामिल होते हैं, एक तो होता है आई और एक होता है यू। इसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, आई और यू दोनों लोग मिलकर बनाते हैं हम। जैसे अगर हम कह दें कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जाने वाला केवल मैं हूँ। अगर कह दें हम दिल्ली जाएंगे, तो हम तो जेबे करेंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे तो हम तो जेबे करेंगे, लेकिन जो भी हमारे बात को सुन रहा है वो भी क्या करेंगे, वो भी दिल्ली जाएंगे। इसीलिए आई को हमेशा बोला गया है स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, और यू को बोला गया है लिसनर। और लिसनर जो होता है सुनने वाला। तो बोलने वाला और सुनने वाला, जब भी हम का बात आ जाएगा तो दोनों लोग शामिल हो जाते हैं, बोलने वाला भी। और क्या हम जंगल से होकर जाते हैं, तो क्या जब भी शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हमेशा याद रहे, जब जब भी क्या शुरू में आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। जब बीच में आता है तो बनाते हैं, लेकिन पहले आता है तो नहीं बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते आते हैं हम। तो हम के साथ है जो लगेगा, इंट्रोगेटिव में बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा या तो डू या तो डज, लेकिन हम के साथ है क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, क्योंकि वो बहुवचन है। तो डू। और सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी वी। बाकी काम किधर से करते हैं, पीछे से करते हैं, इस बात को हमेशा याद रहे। तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाता है, गो। और कहाँ से होकर जाना है, जंगल से होकर। तो से होकर का अंग्रेजी होता है थ्रो। थ्रो मतलब होता है से होकर। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से होकर जाता है तो वहां लग जाता है थ्रो। मान लो एक इस चीज पाइप के अंदर से कोई चीज होकर जा रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा थ्रो। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के अंदर से जब होकर जाए तो वहां लग जाता है थ्रो। तो यह आदमी, हम लोग किससे होकर जा रहे हैं, जंगल से होकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर से होकर जाएंगे, तो इसलिए वहां क्या लग जाएगा, थ्रो लग जाएगा। और जंगल का हो जाएगा जंगल या फॉरेस्ट। उसी तरह अगला जो सेंटेंस है, वे लोग दिल्ली से मुंबई कब जाते हैं। तो कब जो है प्रश्नवाचक है, तो कहाँ आया है, बीच में। और जब भी बीच में आएगा तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाता है, वेन। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, तो वे लोग बहुवचन है, तो उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, क्योंकि बहुवचन का कार्य करता है। तो वे लोग का अंग्रेजी दे। और जब भी सब्जेक्ट लिख लेंगे, काम किधर से करेंगे, पीछे से। तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाता है, गो। और कहाँ से जाना है, मुंबई यानी दिल्ली से मुंबई। तो जहाँ से चला जाता है वहाँ फ्राम लिखा जाता है, और जहाँ पे पहुँचा जाता है वहाँ टू लिखा जाता है। इस बात को हमेशा याद रहे, जहाँ से कोई चीज़ अलग होगा वहाँ लगाया जाता है फ्राम, और जहाँ पे जो चीज़ जुड़ता है वहाँ लगाया जाता है टू। इस बात को भी हमेशा याद रहे, यह प्रीपोजिशन है। तो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इस चीज़ को हमेशा याद रहे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। तो जब भी कहाँ कोई चीज़ कहीं से चलता है या अलग होता है वहाँ लगा दिया जाता है फ्राम, और जहाँ पे पहुँचता है कोई या जुड़ता है वहाँ लगा देते हैं टू। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। और कभी भी मतलब रूल से बचना ज़रूरी है, और थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं वह जानना भी ज़रूरी है। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद से कोई भी काम पीछे से करेंगे तो आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन बन सकता है, या छोटा रहे चाहे बहुत बड़ा रहे, चाहे कितना भी बड़ा रहे। और उसमें सेंटेंस में एक ही बात को हमेशा ध्यान देना है, जगह का नाम और समय जब भी आ जाए हमेशा उठाकर कहाँ रख देना है, सबसे लास्ट में रख देना है। और सबसे लास्ट में समय आता है, समय से पहले जगह का नाम आ सकता है, एक चीज़ याद रहे। और समय को पहले भी लिखा जा सकता है और सबसे लास्ट में भी लिखा जा सकता है। अगर समय को सबसे पहले लिखेंगे तो कामा लगा के लिखेंगे, और सबसे लास्ट में लिखेंगे तो कामा लगाने की ज़रूरत
नहीं है। इस बात को भी हमेशा आप लोग याद रखिएगा।